नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान मजदूर मोर्चा और आईएसकेएम गैर राजनीतिक के नेतृत्व में शनिवार को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शहीद किसानों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। शंभू और खनौरी में किसानों के आंदोलन का शनिवार को 13वां दिन है। किसानों के प्रदर्शन का अगला दौर 26 फरवरी को होगा। उस दिन WTO, कॉरपोरेट घरानों और सरकारों के पुतले जलाए जाएंगे। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि अब जब हमने यहाँ कैंडल मार्च निकाला है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमें सुनिश्चित करेंगे कि शुभकरण सिंह की मौत व्यर्थ न जाए। पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। इस बीच पंजाब के भूमिहीन मजदूरों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भूमिहीन मजदूरों ने मजदूर पैदल जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसके लिए मजदूर पैदल या साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। भूमिहीन किसान और दिहाड़ी मजदूर ज्यादातर दलित समुदाय से आते हैं। वो भूमि स्वामित्व अधिकार, उनके सिर पर छत, कर्ज माफी, उचित मजदूरी और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने सहित अन्य मांगे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। आज दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आप 4 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो हैं नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। और कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो हैं चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस 24 पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर भरूच और भावनगर पर आपके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस 9 पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा के दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारे जाएंगे। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने गुजरात में संसदीय चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हालिया सीट बंटवारे पर निराशा व्यक्त की है। यह असंतोष कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रही भरूच सीट के आपके हाथों में चले जाने से उपजा है। मुमताज पटेल ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए लिखा, गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से मैं गहराई से माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपकी निराशा समझ सकती हूँ। हम साथ आएंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। 2019 में बसपा के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले सभी 10 सांसद बसपा छोड़ सकते हैं। खबरों की माने तो अमरोहा से दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे और इसके अलावा 3 सांसद सपा और 3 सांसद कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने तो गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी को पहले ही सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके अलावा सहारनपुर सीट से बसपा विधायक हाजी फजल उर रहमान और घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय भी सपा के संपर्क में बने हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों से जबरन वसूली, प्रमुख विपक्षी दल से वसूली और जनता की गाढ़ी कमाई से वसूली मोदी सरकार के 10 सालों में समाज के हर वर्ग की आमदनी पर डाला डाका है। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार के 10 सालों में किसानों पर कर्जा 60% बढ़ा है। साथ ही परसेंट के हिसाब से बताया गया है कि गिग वर्कर्स का जीना दुश्वार हुआ है। महिलाओं का स्त्री धन गायब किया गया है। बुजुर्गों के पास रिटायरमेंट बचत नहीं है। 2022 में 45% से घटकर 2023 में 38% सी बचत हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए। दरअसल ये कदम चुनाव प्राधिकरण द्वारा उन मामलों पर गंभीरता से ध्यान लेने के बाद आया है जिनमें राज्य सरकारों द्वारा अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित किया जा रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को मुरादाबाद और अमरोहा पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है।
भाई को भाई से गले मिलाने का है। ये सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत का बाजार नहीं चलाते। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत मोहब्बत से कटती है। आप सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। आपको कहना है कि हम डरेंगे नहीं, हम मोहब्बत फैलाएंगे और नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में एंटर करने वाली है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से पहले भाजपा ने अलग मास्टर प्लान कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह अचानक मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने भूपेंद्र सिंह ग्वालियर पहुंचे। रविवार यानी 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में आ रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी इस तरह की यात्रा की थी, जिसका नतीजा सामने आ चुका है। उन्हें विधानसभा चुनाव में सिर्फ कुछ ही सीटें मिली हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से शनिवार को फिर से शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी खुली जीप में सवार होकर निकले। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। प्रियंका गांधी ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब बार बार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं थी, आज भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब जब इनका बुलडोजर चलता है तो किसके घरों में चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पर बुलडोजर चला क्या? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अब बोल बदल गए हैं। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो कल न्याय यात्रा में शामिल होंगे और वो पीडीए यात्रा होगी। केंद्र सरकार ये जांचने के लिए सहमत हो गई है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लद्दाख के संदर्भ में कैसे लागू किया जा सकता है। अगली बैठक में नागरिक समाज के कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने की वैधता और संदर्भ पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। शनिवार को लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों ने तीसरे दौर की बैठक के लिए एमएच अधिकारियों से मुलाकात की। दक्षिण भारत में बीजेपी को एक और झटका लगा है। पहले तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया था और अब आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने भी ऐसा ही किया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जन सेना पार्टी यानी जेएसपी के गठबंधन ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में पहली बार 118 नामों के साथ उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है। इन 118 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा टीडीपी के 94 उम्मीदवार हैं, जबकि जनसेना पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को कोई सीट नहीं छोड़ी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का फैसला करती है तो सीटों का चुनाव पार्टी को समायोजित करने की जरूरत के ध्यान में रखते हुए किया गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस विधायक विजया धारिणी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद विजया धारिणी ने कहा कि हमारे नेता और राज्य बीजेपी के प्रमुख अन्नामलाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं। तमिलनाडु में अब पार्टी में वास्तविक परिवर्तन होने वाला है। मैं भी पार्टी को मजबूत करने वाली इस प्रक्रिया में शामिल होंगी। अन्नामलाई ने कहा कि आने वाले दिनों में कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में डीएमके सरकार में भारी भ्रष्टाचार है और लोग अब उससे तंग आ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी के अंदर से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव बम्पर सीटों के साथ जीतने के बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी ने कुछ प्लान किया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है और उसके लिए 2 सीटों का चुनाव भी किया गया है। फिलहाल पूरा मामला बीजेपी संगठन के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों की बातचीत पर सीमित है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे पुराने और कद्दावर नेता का उपयोग बीजेपी लोकसभा चुनाव में करना चाह रही है। शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलने की काफी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ हफ्ते पहले भीषण हिंसा देखने को मिली थी। इस हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक था, जो कि लंबे वक्त से फरार था। आज उत्तराखंड पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
आरोपी के वकील अजय बहुगुणा और शलभ पांडे ने दावा किया है कि 8 फरवरी से फरार अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पिछले दिनों हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 6 माह के भीतर यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। 60,244 पदों के लिए हुई इस भर्ती एग्जाम में 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के तुरंत बाद इस भर्ती के पेपर लीक होने के हजारों दावे सामने आए। पहले भर्ती बोर्ड ने इन दावों को नहीं माना, फिर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद सरकार ने भर्ती परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि छात्र शक्ति और युवा एकता एक बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। कल तक सरकार में बैठे लोग पेपर लीक को झुटाने की कोशिश में बयानबाजी कर रहे थे। जब युवाओं की शक्ति के सामने इनका झूठ नहीं टिका तो आज परीक्षा रद्द कर दी गई। यूपी में हर परीक्षा का पेपर लीक होना भाजपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का सबूत तो है ही, उससे ज्यादा गंभीर है सरकार का बेपरवाह और भटकाऊ रवैया। पहले माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, फिर छात्रों और अध्यापकों को धमकाने डराने की कोशिश की, भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी की। नतीजा ये है कि पेपर लीक करने वाले सरगना आज़ाद घूम रहे हैं। पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति नहीं बल्कि अपनी छवि और परीक्षा माफिया को बचाने के प्रति गंभीर है। सरकार जल्द से जल्द नई तारीख की घोषणा करे और ये सुनिश्चित करे कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी पुलिस परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपा ही कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पर जो खेल बेरोजगार युवक युवतियों से खेल रही है, उसका सच अब सबके सामने आ गया है। लोग समझने लगे हैं। दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना है। ये खेल भाजपा को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि न बहकावे में आएंगे न किसी भाजपाई झांसे में। युवा अगले हर चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा के लिए हटाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से तीनों नए आपराधिक कानूनों को आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से तीनों नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दिसंबर में मंजूरी दी थी। इसके साथ ही ये तीनों नए विधेयक कानून बन गए थे। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अभी तीनों नए आपराधिक कानून पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को समाप्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी दी है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को अब समाप्त कर दिया गया है। असम सरकार में मंत्री जयंत माला बरुआ ने मीडिया से बात करते हुए इसे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने देर रात किए गए एक ट्वीट में कहा, असम कैबिनेट में पुरातन असम मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस कानून में दुल्हन और दूल्हे के 18 और 21 साल की उम्र के न होने पर शादी के कानूनन प्रावधान थे। ये असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो मामले में दोषी रमेश चांदना को 10 दिन की पैरोल दे दी है। चांदना को 5 मार्च को अपने भांजे की शादी में शामिल होना है। इसको लेकर चांदना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पैरोल की मांग की थी।
चांदना ने पैरोल की मांग करते हुए पिछले सप्ताह हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में पैरोल पाने वाला चांदना दूसरा दोषी है। राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से चर्चित कोटा के सांगोद में एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर स्कूल में लव जिहाद, धर्मांतरण करवाने के आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिकायत के बाद 2 मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित किया गया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाते हुए बीते दिनों सांगोद एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 219 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रूट की शतकीय पारी की बदौलत 353 रन बनाए। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी ली और पहले दिन जो रूट ने शतक जमाया। जो रूट 122 रन बनाकर नाबाद रहे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।